Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter, 6th chapter है 8th क्लास का ज्योग्राफी का ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, Peoples are a nation's great resources. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and ability that turns them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated peoples develop resource as per their requirements. देखिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही संसाधनों का विकास करते हैं। आगे देखिए, Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age and sex. Their number and characteristics also keep changing. यानी कि अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से अलग हैं और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का वितरण। द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. Some areas are very crowded and some other are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountain and areas of equatorial forest. Many more peoples live north of the equator than south of the equator. Almost 3/4 of the world's peoples live in the two continents, Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million peoples. यानी कि जनसंख्या का वितरण की जब हम बात करते हैं तो क्या बताया गया है इसमें कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, यानी कि द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का 90% से भी अधिक भाग जो है भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। ठीक है, और क्या बताया है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं, कुछ विरल बसे हुए हैं। ठीक है, कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या और कहीं पर बहुत ही कम है। दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, विषुवत देखिए, विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग जो है 2 महाद्वीपों में, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि विश्व के जो 60% लोग हैं केवल 10 क्षेत्रों में ही रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आगे देखिए, ये दिखा रखा है, देखो, live in Asia, live in Europe, live in Africa, live in Central and South America, live in North America, live in Oceanic, Australia, New Zealand and the Pacific Islands. आगे देखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर्स. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45% पर स्क्वायर किलोमीटर. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. इसमें क्या बताया गया है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि डेंसिटी मतलब घनत्व, जनसंख्या का घनत्व जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पृथ्वी पृष्ठ के जो एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पूरे विश्व की जब हम बात करें औसत जनसंख्या घनत्व 45 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके बाद में पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस।
ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, जिसमें टोपोग्राफी है, क्लाइमेट, सोइल, वाटर। टोपोग्राफी पढ़ेंगे। स्थलाकृति जिसको बोलते हैं, पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, व्हाइल माउंटेन लाइक एंडीज, आल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड। यानी कि लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ज़्यादा रहना अच्छा लगता है उनको, क्योंकि ये क्षेत्र खेती और विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए बहुत ही अच्छे हैं, उपयुक्त हैं। ठीक है, गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र होते हैं, और जबकि जो एंडीज और आल्पस और हिमालय की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या मिलेगी, ये स्पेशली पॉपुलेटेड होते हैं। आगे देखिए क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया एंड कनाडा, एंटार्क्टिका। जो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो बहुत ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी जैसे इलाके, जैसे सहारा मरुस्थल है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हैं, कनाडा है और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। सोयल की बात करें तो फर्टाइल सोयल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हांगी चेंगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। यानी कि यहाँ पे सोयल की बात करें तो उपजाऊ मृदा जो है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान, चीन में हांगी चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब वाटर की बात करें तो वाटर में क्या बताया गया है कि पीपल प्रीफर टू लिव in the areas where fresh water is easily available. The river valley of the world are densely populated while other deserts have spare populations. यानी कि लोग उन क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विश्व की जो नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि उनको अच्छे से जल उपलब्ध हो जाता है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। मिनरल्स की बात करें तो एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल्स इन द मिडल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल्स इन दिस एरिया। यानी कि खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में जो है तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आगे देखिए, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ठीक है, सोशल, सामाजिक कारक देखिए, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। पुणे, यानी कि अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र घने बसे हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर अच्छी आवास होगा, शिक्षा होगी, सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, तो ये क्षेत्र जो है ज़्यादा बसे होंगे। उदाहरण के लिए पुणे। आगे देखिए, कल्चरल, सांस्कृतिक कारक, प्लेस विद रिलीजन्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। यानी कि धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले जो स्थान हैं लोगों को अपनी ओर ज़्यादा खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटी इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। यानी कि क्या बताया कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्योंकि रोजगार मिलता है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज की जब हम बात करते हैं, द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल. It has increased manifold as seen as in the figure 6.3. Why? This is actually due to change in the number of births and death. For an extremely long periods of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large numbers of babies were born, but they died early too. This was as there were no proper health facilities. Sufficient food was not available for all the peoples. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the peoples. As a result, the total increase in population was very low. जनसंख्या परिवर्तन की बात करें तो इससे क्या तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि के दौरान जो है लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है, उसको ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जो विश्व की जनसंख्या है वो स्थिर नहीं रही है। ठीक है, कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ऐसा वास्तव में क्या होता है कि भाई जन्म और जो मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। जब मानव के इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक जो है विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है,
और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वहाँ पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए ऐसा होता था। जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही कम देखी जा सकती थी। और जब हम बात करें आगे 1820 की जब हम बात करते हैं तो क्या देखा गया है कि द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन 150 years later in the early 1970s. The world's population reached 3 billion. This is often called population explosion in 1999. Less than 30 years later, the population doubled to 6 billion. The main reasons for this growth was that with better food supplies and medicines, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. 1820 की जब हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या है वो 1 अरब हो गई थी 150 वर्षों के बाद में 1970 के शुरू में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई थी। और जनसंख्या, इसे हम क्या कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई थी। ये जो जनसंख्या की बढ़ोतरी का कारण क्या था, खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण जो है मृत्यु दर कम हो गई थी और जन्म दर अभी भी बहुत अधिक थी। ठीक है, आगे देखिए, बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ पर 1000 पीपल्स। डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल्स। माइग्रेशंस इज द मूवमेंट ऑफ पीपल्स इन एंड आउट ऑफ एरिया। देखिए यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, यानी कि 1000 लोगों का जब जन्म होता है ना प्रतिवर्ष, 1000 व्यक्तियों की जीवित जन्मों की संख्या में बर्थ रेट मापते हैं, जन्म दर मापते हैं, और मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखिए, माइग्रेशन किसको बोलते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, birth and deaths are the natural cause of population change. The difference between the birth rate and death rate of a country is called the natural rate. जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, और एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या बोल सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट। आगे देखिए, द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी कि जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ठीक है, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, पॉपुलेशन स्टे द सेम। ठीक है, यहाँ पे डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Migration is another way by which population size change. People may move within a country or between countries. Emigrants are people who live in a country, who leave a country. Immigrants are those who arrive in a country. यानी कि माइग्रेशन यानी कि प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। एमिग्रेंट है वो जो, एमिग्रेंट आर दोज पीपल्स हु लिव अ कंट्री, यानी कि उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री, यानी कि अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। आगे देखिए, countries like the United States of America and Australia have gained in numbers of by in migrations or immigrations. Sudan is an example of country that has experienced a loss in populations numbers due to out migrations or emigrations. ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, और सूडान देश एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे लोगों के बाहर चले जाने और या फिर उसको कह सकते हैं उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव देखा गया है। अगला है, द जनरल ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशंस इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन कंट्रीज। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जब हम बात करें तो इसमें सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक विकास अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं ताकि उनको अच्छे से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त हो जाए। देशों के अंदर बड़ी संख्या में भी लोग रोजगार की खोज में, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। आगे देखिए, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज,
जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। Rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rates and death rates. Now, with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया है कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर है विश्व में भिन्न भिन्न है, ठीक है, अलग अलग है, और विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। सभी देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती है, क्योंकि कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, और उन देशों में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, ठीक है। और जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, जन्म दर भी अधिक है। आगे बात करें, इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी मंद है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी भी देश की जनसंख्या संगठन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण जब हम देखें तो बांग्लादेश और जो जापान जो बहुत घने देश हैं, और जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है, ठीक है। आगे देखिए, टू अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ पीपल्स एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। पीपल्स वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी level, health conditions, occupations and income levels. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refer to the structure of the population. यानी कि एक संसाधन के रूप में लोगों की जो भूमिका है उसको समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आय के स्तर जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनके, और लोगों की इन आवश्यकताओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, स्ट्रक्चर को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो how many are males or females, which age groups they belong to, how educated they are, or what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are। यानी कि इसमें क्या बताया है कि द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो, यानी कि जो जनसंख्या संगठन है वो हमें जानने में क्या मदद करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर भी क्या है, ठीक है। इन व्हाट देयर इनकम लेवल्स एंड हेल्थ कंडीशंस आर, यानी कि उनकी आय का स्तर क्या है और वो क्या बताया गया है कि स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करने पर क्या पता चलेगा, एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, आल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। यानी कि देश के जनसंख्या संगठन का जब अध्ययन करेंगे तो रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोग किस एज के हैं। आगे देखिए, अब पॉपुलेशन पिरामिड शो, ये देखिए पॉपुलेशन पिरामिड, इसका पता लगाया जा सकता है कि किस एज से किस एज तक के हैं और कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड शो द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, 5 to 9 years, 10 to 14 years, percentage of, देखिए 5 to 9, 10 to 14, the percentage of the total population subdivided into males and females in each of those groups। यानी कि जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत देखें तो इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में जो पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित हैं, सब डिवाइडेड हैं, ठीक है। आगे देखिए, the shape of the population pyramid tells the story of the people living in the particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the levels of births. The size of the top shows the number of aged peoples above 65 years and reflect the number of death। देखिए, ये एज ग्रुप बता रखे हैं, ये एज है, यहाँ पे एज है ये सारी, और यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है। ये परसेंटेज बता रहा है कि पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या की बात हो रही है। तो आगे आगे क्या होता है कि घटता चला जाता है ऐसे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है यंग की ज़्यादा संख्या है और फिर आगे धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो शेप ऑफ पॉपुलेशन की बात करें
पॉपुलेशन पिरामिड क्या बताता है कि जनसंख्या पिरामिड का जो आकार है उस देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है कि बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग को दर्शाता है, ठीक है। और ये जन्म के स्तर को भी दर्शाती है। ऊपर का जो आकार है वो 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है, ठीक है। और मृतकों की संख्या को भी दर्शाता है, कितने मर गए। द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स एज बिलो 15 ईयर्स एंड एल्डर्स डिपेंडेंट्स एज ओवर 65 ईयर्स। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। यानी कि जनसंख्या पिरामिड ये भी दिखाता है कि एक देश में जो आश्रित लोगों की संख्या को बताता है कि जो युवा वर्ग है 15 वर्ष से कम आयु के और जो वृद्ध हैं 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, ये क्या है, आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आती है। और कार्यरत जो आयु वर्ग है वो 15 से 65, यानी कि 15 से 65 वर्ष के लोग काम करते हैं और लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, 15 से 65 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and the rapidly narrows towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few becomes adults and there are very few old people. The situation is typified by the pyramid shown for Kenya. एक देश की जनसंख्या जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है, ठीक है। बहुत से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से अधिकतर की मृत्यु हो जाती है बचपन में ही, पैदा मतलब शैशव काल में ही जिसको कह सकते हैं, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो है वृद्ध लोग बहुत ही कम हैं। ये स्थिति किसकी दिखा रही है? ये स्थिति केन्या की दिखाई गई है, ठीक है। ये वाली स्थिति जो केन्या की दिखाई गई है। आगे देखेंगे हम, in countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survives to adulthood. This can be seen in the pyramids for India. Such population contain relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force. जिन देशों में मृत्यु दर यानी कि कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का जो पिरामिड है वो चौड़ा है और शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ये इंडिया के पिरामिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अधिक हैं और इसका जो है अर्थ है वो मजबूत है, इसका अर्थ मजबूत है और जो है इसमें श्रम शक्ति बढ़ती हुई है, ठीक है। आगे देखिए, इन कंट्रीज लाइक जापान, low birth rates makes the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow number of peoples to reach old age. यानी जो है जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा, ये देखिए इसको हम आसानी से देख सकते हैं कि कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है, मृत्यु दर घट रही है, उसके कारण अधिक लोग जो है वृद्धायु तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। Spirited and hopeful young peoples endowed with a positive outlook are the future of any nations. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunity to become able and productive. यानी कि कुशल, उत्साही और जो आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, ठीक है। और हम भारतवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए कुशल बनाना, ठीक है, और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही उनको क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।